Online students, check your audio and video. इशिका, जिया, वंशिका, पीयूष, कृष्णा, श्रद्धा, श्रेयस. Check your audio and video. फटाफट से बताओ ऑडियो ठीक है कि नहीं एक बार. ठीक ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे. हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम देख रहे थे कौन कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. जिसके अंदर हम लोग बेसिकली 5 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा होगा कंपनी. राइट. उसके अंदर हम फर्स्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप. राइट. दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. राइट. अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वन, which is joint Hindu family business. ठीक है. और ये ऑनलाइन वाले ट्राई करो ऑफलाइन आने का. कब तक ऑनलाइन करोगे? इशिका, जिया, ये कृष्णा आल्सो, श्रेयस, वंशिका. देना. हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. मीनिंग बताया था पिछले क्लास में, जहां पे एक पूरा फैमिली मिल के बिजनेस कर रहा है. ठीक है. जहां पे एक फैमिली बिजनेस है और पूरा फैमिली उस पे लगा हुआ है और पूरा फैमिली मिलके उस बिजनेस को रन कर रहा है, उस बिजनेस को चला रहा है. ऐसे बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है. हमारे में से कई लोगों का होगा या फिर कई लोगों का हो सकता है पहले था अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. अब सेपरेट हो गया होगा, पहले एक साथ था. ठीक है. तो जनरली बहुत सारे लोगों का हम में से पहले हो सकता है एक में होगा, अब हो सकता है अलग हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी एक में है. राइट. तो बेसिकली हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब है जहाँ पे जैसे जो ताऊ जी हैं, पापा हैं, चाचा लोग हैं, ये सब मिल के जो है बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है. सब मिल के बिजनेस को चलाते हैं और साथ में इनके जो बेटी बेटियां लोग हैं वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. सब मिलजुल के एक फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं. हो सकता है ये लोग मिलके शुरू किए हों इसको, या हो सकता है इनके जो फादर हैं, मतलब तुम्हारे बेसिकली ग्रैंडफादर, वो लोग मिलके शुरू किए होंगे और अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है. ऐसे बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है. फोन रखो, लव नीचे नहीं, नीचे रखो. हाँ. तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सारा डिसीजंस लेता है, जो सारे डिसीजंस लेता है, इज कॉल्ड एज कर्ता. बताया था पिछले क्लास में भी, कर्ता का मतलब है द हेड ऑफ द फैमिली, जो सारे डिसीजंस लेता है. ठीक है. अल्टीमेट फाइनल डिसीजन उसी का होता है. राय मशवरा सबसे किया जाता है, बातचीत सबसे किया जाता है, बट अल्टीमेट फाइनल डिसीजन उसका होता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज कर्ता. हाँ हाँ बिल्कुल. कर्ता कैन बी मेल एज वेल एज अ फीमेल. बोथ मेल एंड फीमेल बोथ कैन बी अ कर्ता. कोई भी कर्ता हो सकता है. ठीक है. कर्ता को छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनको बोला जाता है कोपासिनर्स. ठीक है. क्या बोला जाता है? कोपासिनर्स. कोपासिनर्स मतलब अदर फैमिली मेंबर्स. राइट. तो जैसे तुम अपने अपने फैमिली के क्या हो? यू ऑल आर कोपासिनर्स. मैं भी अपने फैमिली का क्या हूं? मैं भी हेड थोड़ी हूं घर का. तो मैं भी क्या हूं? मैं भी कोपासिनर हूं. राइट. जो हमारे हेड है फैमिली के, ही इज कॉल्ड एज अ कर्ता. अब वो हेड हो सकता है कि हमारे फादर हो, या हो सकता है हमारे ताऊजी हेड हो, या हो सकता है दादा दादी लोग होंगे तो वो हेड है. कोई भी हेड हो सकता है. दैट हेड इज कॉल्ड एज द कर्ता. क्लियर है? देखना. तो ज्यादा नहीं दिया हुआ है एचईएफ के बारे में. जो बिजनेस में इन्वॉल्व है वो उसका हेड. ठीक है. देख. हाँ. तो वो बड़ा भाई करता बना. हाँ, बड़ा भाई करता. अगर मिलके बिजनेस है तो. अगर अलग अलग हो गए हैं तो फिर वो तो एचयूएफ ही नहीं है.
है ना, ठीक है। देखें यहाँ, देखें, देखना, द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अनडिवाइडेड मतलब भाई भाई जो है वो अलग अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स, पहला, फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय बर्थ, बाय बर्थ है, हम अपने फैमिली के मेंबर हैं। क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है हमारा पापा के साथ कि मैं आपके फैमिली का मेंबर हूं? नहीं, बाय बर्थ है वो। अगर हम उस फैमिली में बर्थ लिए हैं, उस फैमिली में पैदा हुए हैं, तो वी आर द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का जरूरत है। अब मैं सोच लो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मिलके बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। लेकिन एचयूएफ में ऐसा कोई एग्रीमेंट का नीड नहीं है, क्योंकि हम एक फैमिली के पार्ट है, एक ही फैमिली में बर्थ लिए, दैट मीन्स वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली एंड सेम बिजनेस, राइट। तो बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट का जरूरत है ही नहीं। एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, अगर उस फैमिली में हम पैदा हुए हैं मतलब हम उस फैमिली के मेंबर हैं, क्लियर। इट इज गवर्न बाय, इंडिया में लॉ है एचयूएफ के लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जितना भी प्रॉपर्टी का झगड़ा वगड़ा होता है फैमिलियों में, है ना, वो सब गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, राइट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है कौन सा प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होता है, किस किस बीच में डिवाइड होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। बिल्कुल, ये एक्ट नहीं होता तो झगड़ा रिजॉल्व करना मुश्किल होता। ये झगड़ा तो होता ही, ह्यूमन बींग्स है, लड़ेंगे प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। बट रिजॉल्व कैसे होगा? रिजॉल्व होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, ठीक है। और बहुत पहले बनाया गया है इन द ईयर 1956, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है इक्वल पावर देता है बोथ टू अ मेल एज वेल एज अ फीमेल। 1956 में जब बना था तब इक्वल पावर नहीं दिया गया था उसमें, बट 2006, 2007, 8 तरफ ये चेंज किया गया, अमेंड किया गया है, और वहां पे इक्वल पावर दिया गया है। तो पहले जैसे प्रायर टू 2006 अ फीमेल कैन नॉट बी अ कर्ता नहीं बन सकते थे फीमेल, ठीक है। बट आफ्टर 2006 रफली 20 ईयर्स हो गया है, अब जो है वो कर्ता बन सकते हैं, ठीक है। वरना फीमेल कैन ओनली बी कोपासिनर्स, वो खाली कोपासिनर्स बन पाते थे, बट नाउ दे कैन बिकम कर्ता एज वेल, ठीक है। नहीं बना सकता श्रेयस, है ना, देखना इतना क्लियर है। अब इसके अलावा प्रॉपर्टीज में भी इक्वल हिस्सा दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, बोथ टू अ मेल एंड अ फीमेल चाइल्ड। भले ही फीमेल का मैरिज क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल ही हैज अ इक्वल राइट ऑन द प्रॉपर्टी, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे नाना जी लोग का घर है, ठीक है। अब नाना जी लोग का जो भी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारे सोच लो नाना या नानी लोग के नाम पर है, उस प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा तुम्हारे मामा जी लोग का है उतना ही हिस्सा तुम्हारे मम्मी का भी है, और उतना ही हिस्सा तुम्हारे मौसी लोग का भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो मामा लोग का प्रॉपर्टी है उसमें मामा लोग का जितना हिस्सा है हमारे मम्मी का, और हमारे मम्मी की जो बहनें हैं, मौसी है, दिन भर जिनसे बात करते हैं, है ना, वो लोगों का भी इक्वल हिस्सा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब, मैं भड़का नहीं रहा हूं, मतलब उधर भी संपत्ति मिल सकता है चाहो तो, है ना। हाँ, नहीं एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, ये आदत होता है ना, अगर हम टारगेट कर रहे हैं किसका प्रॉपर्टी अपना होगा तो उधर का भी हो सकता है, मम्मी का भी हिस्सा है उधर, चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ पूछो, मतलब क्या होता है ना, ये मम्मी मौसी लोग इंसानियत के नाम पे छोड़ दिए, अरे ठीक है नहीं चाहिए हमको, लेकिन अगर कोई झगड़ा करना चाहे, मैं बोल रहा हूँ कोई अगर चाहे कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, तो लॉ जो है वो अलाउ करेगा, लॉ इक्वल हिस्सा देगा, भले ही मैरिज क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल इक्वल हिस्सा मिलेगा, ठीक है।
वो सब तो तुम अभी क्रिमिनल जस्टिस मत बताओ, है ना, उसको छोड़ दो, है ना, वो तो करते ही हैं जो करते हैं, वो तो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है पॉइंट नंबर 1? बातचीत नहीं था, देखो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। बाय बर्थ हम उसके मेंबर हैं और गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, जो इक्वल पावर देता है बोथ टू द मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है। मैं उसको एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा होगा, इधर वाले प्रॉपर्टी में भी, और एंसिस्टर जो हमारे पेरेंटल, जो हमारे मैटरनल तरफ का प्रॉपर्टी है, जो बेसिकली नाना नानी लोग का प्रॉपर्टी है, उधर भी हमारा हिस्सा है। क्लियर? एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्लियर है ये? सेकेंड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो पैसा हमको देना पड़ेगा बाहर वालों को अगर नुकसान हो गया तो बिजनेस में जो करता है, क्योंकि सारा डिसीजंस कर्ता का है, सबको ही कर्ता को जानते हैं, इसलिए कर्ता का क्या होता है, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मीनिंग मैं बताया था, अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बिजनेस में पैसा कम पड़ जाता है तो अपना पर्सनल संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर बिजनेस का लोन को चुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो कर्ता का क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। और जो बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनका क्या है, उनका लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कर्ता बनने में पावर है तो साथ में लाइबिलिटी भी है। अगर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो बाहर वाले किसको जानते हैं, आउटसाइडर्स किसको जानते हैं, आउटसाइडर्स तो कर्ता को जानते हैं, हेड है वो, सारा डिसीजंस वो लेता है, सारा डीलिंग वो करता है, तो उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा और बाकियों का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगा। क्लियर है ये? द कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मीनिंग बताया, हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो पर्सनल संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस का लोन को चुकाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। देखना, द कर्ता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट, उसका जो पर्सनल एसेट है, कैन बी सोल्ड, कैन बी यूज्ड टू पे बैक द डेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो उधार है उसको चुकाने के लिए कर्ता का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचा जा सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड होता है बाय द कर्ता, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता। बाकी मेंबर्स को अधिकार नहीं है डिसीजंस लेने का। हाँ, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपना राय रख सकते हैं, बट अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन होगा कि वो चीज करना है या नहीं करना, वो डिसाइड करने का पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता। क्लियर है? वो तो इलीगल हुआ, फिर अब उसका कुछ नुकसान हुआ तो वो तुम जानोगे, बिजनेस या कर्ता नहीं भरेगा बेसिकली, है ना। देखना, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड and controlled by the senior most member of the family who is called as कर्ता। तो बिजनेस का मैनेज और कंट्रोल कर रहा है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बेसिकली कॉल्ड एज कर्ता, ठीक है। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस, सारा डिसीजंस वो खुद ही लेता है। अदर मेंबर्स हैव नो राइट, कोई अधिकार नहीं है बाकियों का, टू टेक डिसीजंस इन द मैनेजमेंट ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस को मैनेज करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बाकियों के पास नहीं है, जो हेड है उसी के पास पावर है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, माइनर मेंबर। क्या 18 साल से कम के लोग, 18 साल से कम का बच्चा क्या बिजनेस का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि मेंबरशिप बाय बर्थ है, वहां पे हम उस फैमिली में बर्थ लिए हैं, दैट मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। हमको 18 साल का होने का जरूरत नहीं है अपने फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज तुम सब अपने फैमिली के हिस्सा नहीं हो क्या? यू आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, बट में से कोई भी 18 आई थिंक नहीं है, बट स्टिल यू ऑल आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, राइट। तो HUF के अंदर एक माइनर जो है बिलो द एज ऑफ 18, ही इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेंबरशिप जो है वो बाय बर्थ है, राइट।
लेकिन पार्टनरशिप होगा अगर, तो पार्टनरशिप में माइनर नहीं बन पाएगा, एक स्पेशल केस है वहां बन पाएगा, जनरली नहीं बन पाएगा माइनर, क्योंकि बाकी बिजनेस करने के लिए 18 साल होना मिनिमम जरूरी है। पर एचयूएफ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप वहां पे बर्थ से मिल जाता है, उस फैमिली में हम पैदा हुए, इसका मतलब हम उस फैमिली के पार्ट हैं। क्लियर है? नहीं, ऐसे नहीं है इसमें ना, जो इन्वेस्ट करने का बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब बिजनेस, जो भी पैसा है सब बिजनेस से ही कमाया गया है और उसमें सबका हिस्सा है, तो इसमें कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का है, कम पैसा इन्वेस्ट करने का बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करने का बात है, इसका मतलब जरूर वो लोग अलग अलग हो चुके हैं, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तब मैं मेरे बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाऊंगा, कोई अपने बिजनेस में कम पैसा लगाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब हम सेपरेट हो चुके हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये अनडिवाइडेड का पढ़ रहे हैं, जब सेपरेट नहीं हुए हैं, फैमिली एक साथ रहता है, कुछ अलग अलग नहीं है उनका। ठीक है, करता नहीं बन सकता वो, नहीं, तब भी वो करता नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता है कि फैमिली में कोई नहीं है, सपोज सब जा रहे थे लंदन, सबको ही जा रहे थे लंदन, ठीक है ऐसा ऐसा एग्जांपल है तो ये, और क्या है, ठीक है, सब लंदन जा रहे थे, हाँ, वो एक ही जो बच गया, लेट से वो अकेला माइनर है, सपोज जो बच गया वो माइनर है, ठीक है, जो एक्चुअल में तो नहीं है माइनर, मैं एग्जांपल में माइनर ले रहा हूँ, तो फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला है, ठीक है, तो लॉ बोलता है कि जब तक अब वो 18 साल का नहीं हो जाता, सारा चीज, सारा प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा फिर उसके हाथ में वो दे दिया जाएगा। बिजनेस मतलब बेसिकली बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं, कोई नहीं संभालेगा उसको, ठीक है, हाँ, उसको गवर्नमेंट संभाल के रखेगा, 18 साल का जब हो जाएगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, देखना, माइनर मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ। अगर उस फैमिली में हम पैदा हुए हैं तो हम उस फैमिली के मेंबर हैं। हाँ श्रेयस, ये क्वेश्चन सेम, सब मर गए, हाँ ये आ गया है श्रेयस, पूछ लिए यहाँ पे भी, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन है मेरे लिए, मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अभी तो ये कुछ नहीं है, पार्टनरशिप पढ़ाता हूँ मैं, मतलब 4 पार्टनर हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा ये सोच लो डी मर गया, तो फिर डी की जगह कौन आएगा, ये सब पढ़ाते रहूंगा, बच्चे लोग डाउट पूछेंगे, सर ये चारों गाड़ी में जा रहे थे ये चारों गाड़ी में जा रहे थे, ये गाड़ी खाई में उतर गया, सब मर गए, अब क्या होगा बता। तो ये सबको मारने वाला क्वेश्चन कॉमन है पढ़ाई में, ठीक है, क्लियर है ये? क्या क्या पूछ रहे हो तुम, जो गलती ड्राइवर का उससे क्या लेना देना है, तुम पढ़ाई का चीज में ध्यान दो। वही तो, 4 में कोई ड्राइवर होगा और क्या, ठीक है, देखो, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये? तो माइनर मेंबर बन सकता है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ अ हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, छोटा मोटा फीचर्स है बस, और फीचर्स में भी बहुत ही आसान है। पहला जो फॉर्मेशन है वो तो बाय बर्थ ही है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। दूसरा लाइबिलिटी, कर्ता का लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड है और बाकियों का लिमिटेड है। थर्ड में कंट्रोल, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कर्ता, ऑल डिसीजंस टेकन बाय कर्ता। और लास्ट है माइनर मेंबर, यस माइनर कैन बी अ मेंबर बिकॉज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, बर्थ से ही मेंबर बन जाते हैं। क्लियर है ये? तो ये हो गया फीचर्स, वही लिखा हुआ यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वन की तरफ चलेंगे, तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। ठीक है, टोटल 5 फॉर्म है, जैसे कि मैं बोला, 5 फॉर्म के अंदर हमारा फर्स्ट 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस कवर्ड है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें वो है कंपनी, लास्ट वाला। ठीक है, बाकी सब उतना नहीं है, आराम से कम कम दिया है। पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत फिर भी दिया है। देखना, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप बेसिकली मींस जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं और ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस से पैसा कमाना और उस पैसे को आपस में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए, मिलके पैसा इन्वेस्ट किए, मिलके बिजनेस को चलाएंगे,
और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ए बी और सी क्या कर रहे हैं, ए बी और सी पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब मिनिमम दो होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस से पैसा कमाना और उस पैसे को आपस में डिवाइड करना, देन दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप, तब उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। और ये जो ए बी और सी है इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। ठीक है, तो जो ओनर है दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, और जो बिजनेस है दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। क्लियर है? ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन अभी आधा घंटा लग जाएगा खाली डेफिनेशन पढ़ाने में, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर अ स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल। तो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होता है जनरली। लार्ज स्केल के लिए तो कंपनी हो जाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, रिलायंस है, टाटा है, ये सब पार्टनरशिप नहीं है, ये सब कंपनी है। तो बहुत बड़ा बिजनेस में जनरली कंपनी होता है, स्मॉल या मीडियम बिजनेसेस जनरली पार्टनरशिप में किया जाता है। ठीक है, एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जब एक बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, वन पर्सन इज नॉट एनफ टू कैरी ऑन। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, अकेला सब कुछ नहीं मैनेज कर पाता है वो, इसीलिए जरूरत पड़ता है पार्टनरशिप का। ए अकेले सब कुछ नहीं मैनेज कर पा रहा है, ए अकेले जितना पैसा चाहिए उतना पैसा अकेले नहीं लगा पा रहा है, इतना सारा काम अकेले ए नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वहां पे जरूरत है और लोगों का, इसीलिए ए जो है पार्टनरशिप में एंटर करता है किसी दूसरे के साथ। क्लियर है? तो पार्टनरशिप में एंटर करने का रीजन ही यही है कि हम अकेले हो सकता है सब कुछ ना कर पाए, एक लेवल तक कर सकते हैं, छोटा बिजनेस है कर पाएंगे, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाता है इट इज डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू मैनेज द बिजनेस। एक अकेला आदमी को डिफिकल्टी होता है मैनेज करने में, वहां पे जरूरत पड़ता है पार्टनरशिप का। क्लियर है? तो पार्टनरशिप बेसिकली सिंपल मीनिंग है दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बिजनेस को तीन पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर को मतलब एक पार्टनर 1 ईयर के बाद ड्यू टू सम रीजन उसको लीव करना है, तो वो तीनों मिलके इकट्ठा करके 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले जहाँ पे वो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो थर्ड पार्टनर चाहता है तो वो क्लेम भी कर सकता है ना अपने जितना भी डाला है। हाँ बिल्कुल, अगर तीन लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और सोच लो सी जो है तीसरा पार्टनर है, बिजनेस स्टार्ट करते समय 50 लाख रुपए कैपिटल लगाया था, ठीक है, और साल भर में बिजनेस में सोच लो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें सी का हिस्सा 10 लाख है, इक्वल मानू तो सी जाते समय अपना 60 लाख रुपया मांग सकता है, और मांगेगा ही, ऑब्वियस सा बात है। जो 50 वो लगाया था और जो 10 लाख वो कमाए हैं, एक साल में 30 लाख कमाए तो सी का हिस्सा 10 लाख हुआ, 50 जो लगाए थे 10 जो कमाए, 60 लाख रुपए सी अपना मांगेगा और जाएगा। जो अगर वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो बिकेगा और ये अपना 60 लाख लेगा उसमें से। हाँ ऑब्वियसली केस कर सकता है, अपना 60 लाख रुपया वो रिकवर कर सकता है। अब ए और बी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो केस कर सकता है, और केस जीतेगा भी वो, प्रॉपर्टी बिकेगा भी, पैसा मिलेगा भी। ठीक है, देखना मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, अंडरलाइन करना, ठीक है, टू और मोर, मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होना चाहिए। पार्टनरशिप अकेला थोड़ी पार्टनरशिप हो पाएगा, अकेला तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है, तो मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हु हैव एग्रीड, जो आपस में एग्री किए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, किस बात पे एग्री किए हैं कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, बाकी डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा, तो शेयर द प्रॉफिट ये वर्ड का मीनिंग समझना। ठीक है, तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो बोलता है कि ए बी और सी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्री होना चाहिए, बट ये जो डेफिनेशन है ये लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ किसके बारे में बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। ठीक है, तो क्या ऐसा बिजनेस हो सकता है क्या, देखना
ए बी और सी मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग डिसाइड किए कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा ए बी और सी के बीच में, ठीक है, लेकिन जो भी लॉस होगा वो खाली ए और बी के बीच में डिवाइड होगा, सी के बीच में डिवाइड नहीं होगा। क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है? क्यों किया होगा वो बात का बात है, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, पहले बताओ। एक्ट में यही लिखा है जो ये पढ़ा हुआ सामने है, इसको पढ़ के बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, रीजन देके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, एग्रीड टू शेयर, क्या लिखा ठीक से पढ़ो, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है तीनों के बीच में, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है? द आंसर इज यस, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, लॉस शेयर नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों कर रहे होंगे, इसका भी रीजन हो सकता है। रीजन जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सी है, सी हमारा पार्टनर बनने के लिए रेडी नहीं है, हमको सी का ज्यादा जरूरत है, सी को हमारा जरूरत नहीं है, सी को हमको सी का जरूरत है। तो सी बोल रहा है लॉस होगा तो मैं नहीं सहूंगा, प्रॉफिट होगा तो लूंगा, बताओ पार्टनर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो ए और बी को जरूरत है उसका, उसके बिना वो लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या पार्टनर बना सकते हैं? द आंसर इज यस, हम पार्टनर बना सकते हैं। ज्यादा कैपिटल डाला है और हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल वो भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन है ये, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मुझे देख के बताना, मैं जो दूसरा चीज बोल रहा हूं क्या ऐसे हो सकता है, ए और बी प्रॉफिट डिवाइड करेंगे और लॉस होगा तो ए बी और सी तीनों डिवाइड करेंगे, क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है? द आंसर इज नो, ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए। और तुम खुद सोचो सी क्या बेवकूफ है ना, बोलेगा प्रॉफिट हो गया, जो भी हो सकता है, लेकिन लॉ बोलता है कि अलाउ ही नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सी भले हमारा फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो, बट फिर भी हम ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में क्या बोला, पैराग्राफ में क्या बोला है, ठीक से समझना, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, इसका मतलब है प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, प्रॉफिट बिना शेयर करे पार्टनरशिप नहीं हो सकता। क्या लेकिन लॉस शेयरिंग करना जरूरी है? द आंसर इज नो, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है। कितना समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन को और ध्यान से पढ़ेंगे आगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे देखना, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस होना भी जरूरी है, पार्टनरशिप अगर करना है तो बिजनेस भी होना चाहिए, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो अगर ए बी और सी मिलकर सोच लो ये करेंगे, ऑर्फनेज खोल रहे हैं जहां पे वो लोग गरीबों को रखेंगे, ओल्ड लोगों को रखेंगे, तो क्या वो लोग पार्टनरशिप बना सकते हैं? द आंसर इज नो, पार्टनरशिप नहीं बना सकते, क्योंकि वहां कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो अगर प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट कमाने का हमारा इंटेंशन नहीं है, तो वो चीज को हम बिजनेस नहीं बोलते, और जब कोई बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी और सी मिलके क्या एक ऑर्फनेज खोल सकते हैं पार्टनरशिप में? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑर्फनेज का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है। क्लियर है ये? तो तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बिजनेस होना चाहिए। केस स्टडी आएगा, क्वेश्चन बोलेगा ए बी और सी मिलकर हॉस्पिटल खोल रहे हैं पार्टनरशिप में, क्या खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, क्योंकि हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के हिसाब से है ना, पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। बाकी एक्चुअल में जो कर रहे हैं वो अलग बात है। क्या स्कूल खोल सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं खोल सकते, स्कूल का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, एज पर बुक्स, जो मतलब बही खाता में लिखा हुआ रहता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो स्कूल का ऑब्जेक्टिव, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, भले सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहे हो। सोचो ना, विकास इज नॉट फॉर प्रॉफिट,
विकास प्रॉफिट के लिए नहीं है एज पर गवर्नमेंट. विकास स्कूल इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन बरगढ़. या विकास हॉस्पिटल इज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग पब्लिक फैसिलिटीज, गिविंग वेलफेयर फैसिलिटीज, गिविंग मेडिकल फैसिलिटीज. तो ये बुक के हिसाब से तो यही है भाई, है ना. जो कर रहे हैं वो अलग बात है. ठीक है, क्लियर. इतना बिजनेस होना चाहिए. तो हॉस्पिटल खोल सकते हैं पार्टनरशिप में ना, स्कूल खोल सकते हैं पार्टनरशिप में ना, नहीं खोल सकते. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आगे ध्यान से, कैरिड ऑन बाय ऑल. ठीक से सुनो, बातचीत मत करो बीच में. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये चौथा, इसका क्या मीनिंग है समझेंगे. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मीनिंग है देखना. ठीक है, जैसे ए बी और सी पार्टनर है. ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है तीनों मिलके बिजनेस करते हैं, तीनों आते हैं दुकान में, तीनों काम करते हैं, तीनों डिसीजंस लेते हैं. इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलके बिजनेस संभालते हैं. ठीक है, दूसरा हो गया एनी ऑफ देम. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कोई एक या दो लोग खाली काम संभालते हैं सबके बदले तो भी चलेगा. इसका मतलब अगर तीनों मिलके बिजनेस करते हैं ए बी और सी तो ठीक है ही. लेकिन अगर एक या दो लोग खाली बिजनेस संभालते हैं, बाकी लोग बिजनेस संभालते ही नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर है. स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है खाली पैसा लगा दिए हैं और प्रॉफिट के समय आएंगे, लॉस के समय आएंगे, डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, रोजाना बिजनेस डिसीजंस लेने नहीं आते, रोज दुकान में नहीं बैठते, रोज सामान खरीदी बेची नहीं करते, पैसा लगाए हैं, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेंगे. क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है. ठीक है, सबको बिजनेस करने का जरूरत नहीं है. कैरिड ऑन बाय ऑल है तो चलेगा. कैरिड ऑन बाय ऑल समझ गए, सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, तीनों सामान बेचेंगे, तीनों सामान खरीदेंगे, सारा डिसीजन मिलके लेंगे. दिस इज कैरिड ऑन बाय ऑल. उसके बाद एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कोई एक दो लोग काम करते हैं सबके बदले तो भी चलेगा. तो ए और बी खाली काम करते हैं सबके बदले तो भी चलेगा. सी नहीं भी आता है दुकान में, सी डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है तो भी चलेगा. ऐसे पार्टनर को, सी को हम आगे चल के पढ़ेंगे. सच अ पार्टनर इज कॉल्ड एज अ स्लीपिंग पार्टनर. हम पढ़ेंगे उसको टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर, स्लीपिंग पार्टनर. ऐसे सी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सी इज कॉल्ड एज अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब घर में सो रहा है, पैसा लगा दिया है और प्रॉफिट लॉस के समय आ जाएगा. हाँ, अब ये ऑब्वियस सा बात है, जो भी चीज हम बोल रहे हैं एग्री सबको ही है, इसीलिए. ठीक है, अब एग्री क्यों होंगे देखना. सी को हम प्रॉफिट में थोड़ा हिस्सा देंगे, बराबर देना जरूरी थोड़ी है ना. सी का नहीं आता है दुकान में, कोई बात नहीं, जो प्रॉफिट होगा 1 लाख तो ए लगेगा 40,000, बी रखेगा 40,000, सी को 20,000 देंगे हम. तो कम पैसा दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सी हो सकता है, सी कोई भी रीजन हो सकता है. देखो, सी ज्यादा पैसा लगाया है या सी का ही आइडिया है, सी का आइडिया हो सकता है, सी बोल रहा है मेरा आइडिया है, मेरा पैसा तुम संभालो, मैं पैसा लगा दिया, बिजनेस तुम संभालो. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब एग्री है इस बात पे. बात समझ में आ रहा है? जब तक एग्रीमेंट ही नहीं है तब तक तो पार्टनरशिप ही नहीं है. क्लियर है? ये सी का काम है डिसीजन मेकिंग में. जो भी डिसीजंस लेंगे हम, सी अपना ओपिनियन दे सकता है चाहे तो, बट जनरली स्लीपिंग पार्टनर जो है उस, हाँ, ए और बी मिलके लेंगे मेजर डिसीजंस. ठीक है, क्लियर है ये? तो फटाफट से एक बार क्या क्या पढ़े हम लोग डेफिनेशन के अंदर, रिकॉल करते हैं. 4 चीज है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर, रीड करते हैं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं, मतलब एक आदमी नहीं कर सकता पार्टनरशिप. ठीक है. सेकेंड चीज जो हम पढ़े, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट. प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लॉस शेयरिंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो जरूरी है. प्रॉफिट शेयरिंग अगर नहीं है सबके बीच में, पार्टनरशिप नहीं हो सकता. लॉस शेयरिंग नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तीसरा चीज जो हम पढ़े,
बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, तो हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है, मतलब बिजनेस के लिए किया जाता है, ठीक है। और चौथा चीज जो हम पढ़े वो है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलके बिजनेस संभालते हैं, ए बी सी तीनों संभालते हैं, और एनी ऑफ देम, कोई भी, या तो ए या तो बी या ए और बी मिलके एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बदले, ठीक है। तो या तो ए संभालता है सबके बदले, या बी संभालता है सबके बदले, या ए बी मिलके संभालते हैं सबके बदले, तो भी चलेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है। क्लियर है? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अगर हम अच्छे से समझें तो ये फीचर्स अभी हमको बहुत ईजी लगेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप। क्लियर? इतना में रुक जाएंगे हम लोग, डाउट है बोलो। हाँ हाँ है वो, हम आगे पढ़ेंगे। मिनिमम 2 है ये, ठीक है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम का लिमिट है 200 है वैसे, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।